नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस बेहतरीन ज़बरदस्त क्लास में। कैसे हैं आप सभी? तो आज की आपकी मैराथन क्लास होगी, महा मैराथन क्लास, जिसमें आपके ऐसे 80 प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें से 40 प्रश्न आपके रहेंगे ईबीएस के और 40 प्रश्न आपके रहेंगे हिंदी के। सीटेट एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी को चेक करिए कि आपके पास बहुत ही कम समय है, आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। उसी हिसाब से आप जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप सभी के पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रैक्टिस सेट देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, क्या करा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित कथनों के ध्यान से पढ़िए और क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। कि कथन पहला क्या कह रहा है, कहे कथन फर्स्ट, ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। ईबीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कार्य करती हैं। कथन सेकंड कह रहा है कि ईबीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ईबीएस में आप क्या पढ़ते हैं, ईबीएस में आपका जो विषय है वो थीम आधारित विषय है। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी कमेंट कीजिए कि ईबीएस में आपके कितने थीम हैं। ईबीएस में क्या 6 थीम है? बिल्कुल 6 थीम में बांटा गया है। तो 6 थीम आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या 6 थीम पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कार्य करती यही है, या फिर आपका क्या है, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मित्र, पानी, भोजन, आवास और यात्रा, चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपसी संबंध क्या है, ये आपका उप थीम है, ठीक है। यातायात क्या है, आपका उप थीम है। वस्तुएं कार्य करती है, आपका क्या है, उप थीम है। जब यहाँ पर 6 थीम में बांटा गया है, लेकिन थीम पर आधारित है या फिर उप थीम, तो थीम के साथ साथ उप थीम है, इसलिए यहाँ पर कथन फर्स्ट क्या है, गलत है। क्लियर? और कथन सेकंड की ईबीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, तो कथन यहाँ पर सेकंड क्या है, सही है। तो इसलिए कथन फर्स्ट सही है एवं कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन। थीम तो पूछा गया, लेकिन थीम भी आप लोग याद कर लीजिए ना कि ईबीएस में कितने आपके थीम है, कितने आपके उप थीम है। मुख्य थीम आपके 6 हैं और उप थीम आपके जो है याद कर लीजिए, जिसमें आपसी संबंध हो गया, यातायात हो गया, जानवर हो गए, सारे आपके क्या है, आपके उप थीम है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो आपको 6 थीम में बांटा गया है तो आप लोग फटाक से आंसर कर देंगे कि नहीं यही है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए ऑप्शन है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी ऑप्शन है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी ऑप्शन है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी ऑप्शन है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा। जब पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना है, वो चाहे पर्यावरण हो, सीडीपी हो या फिर हिंदी हो, जब आपको समूह में सीखने की बात आती है तब आपका क्या हो जाता है, सबसे पहले तो जब समूह में सीखेंगे तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया होगा, ठीक है। आपका क्या है, सी ऑप्शन पॉजिटिव है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखेंगे, सिंपल सी बात है, आपका ग्रुप होगा, आपके सहपाठी होंगे। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। क्या बताइए, समय पर पूरा करने में सहायता करता है। और ए ऑप्शन देखिए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। तो आपका ए ऑप्शन तो कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाया जा रहा है, इसके लिए आसान युक्ति है। आसान और कठिन कहीं भी पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
और डी ऑप्शन है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो क्या यहाँ पर डी ऑप्शन भी लॉक होगा? बताइए, डी ऑप्शन भी लॉक होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि इस समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पूरा करने में सहायता करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या लॉक होगा? बी और सी। बी और सी कहाँ है? सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, बी और सी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम समूह में ग्रुप में सीख रहे हैं तो उससे पाठ्यक्रम पूरा हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हर बच्चा जो है प्रतिभाशाली तो नहीं हो सकता कि सारे बच्चे जो है एक साथ सीख रहे हैं तो सारे बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी ही तेज है कि एक ही बार में वो कैच करते हो चीज़ों को। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति जिसमें नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम क्या है भाई? क्या है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में जिसमें नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी सुंदर घोंसलों को देखती है, उनको जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती हैं। भाई वह पक्षी कौन सा हो सकता है? उसका नाम क्या है? क्या दर्जिन पक्षी है? दर्जिन पक्षी क्या करती है? पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सीकर, जिसको कहते हैं टेलर बर्ड, पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। और यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन कि बीबर पक्षी। ठीक है, बीबर पक्षी का नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और जो मादा पक्षी है वो उन घोंसलों को देखती है, उनको जो अच्छा लगता है वो उसमें अंडे देने का निश्चय करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, 2024 में अभी एक पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। कौन सा कथन सही नहीं है? आपको निगेटिव चाहिए, निगेटिव के साथ निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव आंसर चाहिए कि अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उस उत्तर को चुनना है। अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो बताइए, सबसे पहले तो अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे, पॉजिटिव है। उसने भारत के उस तालाब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो भाई भारत के तालाब के बारे में नहीं, भारत के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। भारत के जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कौन? अल बरूनी। तो इसलिए आपका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है नहीं लिखा। तो भाई बहुत कुछ लिखा है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की, बिल्कुल पॉजिटिव है। आपको आंसर क्या चाहिए? आपको निगेटिव आंसर चाहिए, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा बिल्कुल। उन्होंने भारत के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा, तालाबों के बारे में लिखा, तालाबों की प्रशंसा भी की। ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा साल पहले उन्होंने वो भारत आए थे। कौन? अल बरूनी। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सही विकल्प आपको चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण क्या है? अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइए, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ये भी क्वेश्चन अभी 2024 में पूछा गया था।
2024 जनवरी में पूछा गया था। बताइए, लॉक करिए। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भी तो खाना आसानी से पका सकते हैं। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र तल के पास रहते हैं, क्या वो तो समुद्र तल पे ही खाना पकाते हैं। तो ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भी तो खाना पका सकते हैं। तो आपका अभिकथन ए क्या है, पॉजिटिव है। और अधिक ऊंचाई पर खाने पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो बढ़ नहीं जाता। अधिक ऊंचाई पर अगर हम खाना पकाते हैं तो जो पानी का जो क्वथनांक है ना, वो घट जाता है। ठीक है, बढ़ नहीं जाता, घट जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए आंसर क्या होगा। आर आपका क्या है, गलत है, और ए आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करिए। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, बिल्कुल। इससे बाहर आपके सीटेट एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि ये सीटेट आपका रिपीटेड प्रश्न पूछता है। तो इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले हैं। बस आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। अच्छा बताइए, जड़ कैसे आप पहचानेंगे कि जड़ है। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी और अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। आप कैसे पहचानेंगे कि जड़ है। अगर जड़ों का पूछा जाता है तो आप जड़ कैसे पहचानेंगे, तनों का पूछा जाता है तो तना कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले फिलहाल यहाँ पर जड़ों का पूछा गया, तो बताइए जड़ कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे। क्या आलू जड़ है, बताइए आलू जड़ है, या फिर अदरक जड़ है, चुकंदर जड़ है। तो जिसमें आपको क्या दिखे, आलू में आपको रेशा रेशा दिखता है, नहीं दिखता ना। जब आलू में आपको रेशा रेशा नहीं दिखता, नीचे आलू की जब खुदाई होती है तो उसमें आप देखिए, उसमें रेशा नहीं दिखता है, ऐसे रेशे चारों तरफ निकले रहते हैं, वो आलू में आपको नहीं दिखता। अदरक में दिखता है, अदरक में भी नहीं दिखता है। ठीक है, वो भी आपकी अदरक भी एकदम साफ साफ से दिखाई देती। तो ये आलू, अदरक, चुकंदर ये क्या है, ये जड़ नहीं, ये क्या है, आपका तना है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें आपको रेशा ना दिखे वो आपका तना होता है, और जिसमें आपको रेशा रेशा नीचे दिखे वो आपकी जड़ होती है। क्लियर। यहाँ पर देखिए हल्दी, हल्दी में भी क्या आपको रेशा दिखता है, जब नहीं दिखता है तो ये भी क्या है, आपका तना है। ठीक है। मूली, ये इसमें मूली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हल्दी और शकरकंदी है। शकरकंदी जिसको जो है क्या कहते हैं, शकरकंदी, जो लोग जो है शकरकंदी जानते हैं, कुछ लोग गांव में है जो गंजी के नाम से जानते हैं, जहाँ जैसे जिस जो नाम से जानते हो। तो शकरकंदी में देखिए एकदम साफ साफ होता है, इसमें भी क्या होता है, जड़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन गाजर को आप देखिए, गाजर को आप देखिए, और मूली को आप देखिए, गाजर को आप देखिए, मूली को आप देखिए, और चुकंदर में भी यहाँ पर देखिए, चुकंदर भी ज़्यादा नहीं, फिर भी एक एक दो दो रेशा इसमें निकला रहता है। ज़्यादा तो नहीं निकला रहता, लेकिन एक एक दो दो रेशा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चुकंदर देखिए, मूली और गाजर, गाजर में बहुत सारे रेशे होते हैं, मूली में भी होते हैं, चुकंदर में भी 2-4 ही होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, यही आपका जड़ है, यही आपका क्या है, जड़। कैसे पहचानेंगे आप जड़, जिसमें आपको रेशा मिले। फोर्थ ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, आपको चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है बढ़ावा देना। अगर आपको सृजनात्मकता मिल जाए, जिज्ञासा मिल जाए, बढ़ावा देना बिल्कुल आपका पॉजिटिव है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न। अगर बच्चों को आप क्रियाकलापों में, गतिविधियों में शामिल कर रहे हो तो आपका क्या है, पॉजिटिव है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। अगर बच्चों की बात की जाए, हित की बात की जाए तो पॉजिटिव है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना। अब आप लोग लॉक करिए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, बताइए आप लॉक करिए कि आंसर क्या होगा फटाफट।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी लोग जो है वीडियो में जुड़ सके, और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पे बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। अब सोच लीजिए आप लोग कि कितना लाइक होना चाहिए इस वीडियो पे। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल का विकास करना, एक क्या है यहाँ पर, संख्यानात्मक कौशल का विकास करना, यही आपका क्या है, निगेटिव है। यही आपका क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर फोर्थ विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन निगेटिव, आंसर निगेटिव होगा। अगर नहीं समझ आता तो क्वेश्चन के साथ ही आप निगेटिव पॉजिटिव लगा दिया करो, जिससे कि चीज़ें समझ आएंगी। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव। आंसर क्या लॉक करेंगे हम, पॉजिटिव लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपकी जो क्लास होती है वो होती है रात 10 PM, ठीक है, 10 PM होती है, तो आप लोग रेडी रहा करो 10 PM। पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आप बताइए, लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा? कक्षा 1, अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप सभी को पता है कि NCF 2005 के द्वारा कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई भी बुक लागू नहीं की गई है। जब नहीं की गई है तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है? तो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ए ऑप्शन की पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो 1 से 5 तक की नहीं भाई, 3 से 5 तक की बात कर लीजिए आप, क्योंकि 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के रूप में वो जो है क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि बच्चों को प्रकृति की से जुड़ी हुई चीज़ें उनको बतानी चाहिए, और वो बच्चों को प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ उनको बच्चों को ज्ञान हो, इसलिए उनको पर्यावरण अध्ययन की कोई भी बुक लागू नहीं की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, कॉलम 1 है और कॉलम भाई 2 है। आपको मिलान करना है, मैच करना है कि कौन सा कॉलम किससे मैच करता है। ठीक है, शहर है, राज्य, अधिकतर पसंद का भोजन है, भोजन के बाद हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? केरला के, कश्मीर और गोवा। हांगकांग में क्या होता है? पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ की हो सकती है? कहाँ की हो सकती है? जब पका हुआ सांप की बात करें तो ये छात्र हो सकती है कहाँ की? हांगकांग की हो सकती है। तो पहला भाई ए का ऑप्शन का 5 के साथ मैच हो गया। तो यहाँ पर देखिए A5 यहाँ भी है, A5 यहाँ भी है, यह ए, बी का A5 यहाँ भी, ए आपका डी ऑप्शन कट गया। केरल में देखिए, केरल में क्या होता है? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के लोग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा फर्स्ट के साथ। बी ऑप्शन लॉक हो गया फर्स्ट के। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सेकंड है, इसलिए यहाँ पर पहला भी कट गया। बी ऑप्शन थर्ड है, इसलिए ए भी कट गया। और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए हमको बी ऑप्शन का आंसर मिल गया। ठीक है, हमें इसलिए इसका आंसर मिल गया। अब कश्मीर के लोग भाई सरसों के तेल में बनी हुई मछली, और गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो गया। क्लियर? प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये क्या कह रहा है कि EVS के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। पहचान, वर्गीकरण, अवलोकन
प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना है। अगर आप किसी भी भाषा को आपको अच्छी तरह, कोई भी भाषा आपको अच्छी तरह आती है तो उस भाषा पे आप क्या करते हैं, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वैसे यहाँ है कि अगर आप अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि जो है प्रक्रिया कौशल के लिए आवश्यकता है, अगर इन सब चीज़ों को आप सीख लेते हो, पहचान लेते हो, अवलोकन करना सीख जाते हो, वर्गीकरण करना सीख जाते हो, तो ये क्या करेंगे, ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है भाई, अभिकथन ए भी अभिकथन आर दोनों सही है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में पूछा गया है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव पूछा गया है, आंसर लॉक करिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए। सी ऑप्शन है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। डी ऑप्शन है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। लॉक करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। जंगल को किस भाषा में तोरांग कहा जाता है, तो कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। कुड़ुक भाषा को तोरांग का मतलब जंगल होता है और ये कहाँ कहा जाए, झारखंड। क्लियर, तो आपका ए ऑप्शन तो पॉजिटिव है। बी ऑप्शन देखिए, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए। आपको का बी ऑप्शन भी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से नहीं 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। ठीक है, 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उन लोगों को अधिकार दिलाता है। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है। आपका सी ऑप्शन गलत है। क्लियर, अब आप यहाँ पर बताइए क्या ए, बी और डी लॉक होगा, तो यहाँ पर ए, बी कहीं और डी है ये नहीं है, तो आप क्या लॉक करोगे, आप लोग बताइए क्या लॉक करोगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं ए और डी। अब आप लोग कहोगे कि बी भी तो यहाँ पर पॉजिटिव है। जी हाँ, बिल्कुल बी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, बात तो यहाँ पर जंगलों की जा रही है ना। तो क्या आपका कृषि जंगल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात की जा रही है कि झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि चाहिए, ना कि जंगल के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए ए और डी आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर, क्योंकि ये भी तो बात की जा रही है कि जंगलों के बारे में आपको बताना है, ना कि कृषि के बारे में। प्रश्न नंबर 12, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जो आप सभी को पता है। वह पक्षी, प्रश्न नंबर 13, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया कौन सी है। विशेष दिन कौन सा मनाया जाता है और वो चिड़िया कौन सी है, बताइए वह चिड़िया कौन सी है। बिल्कुल आप लोग सही आंसर, डी ऑप्शन गौरैया। और गौरैया दिवस मनाया कब जाता है, आप लोग कमेंट कीजिए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि विशेष दिन मनाया जाता है। वो विशेष दिन कौन सा है भाई, कब मनाया जाता है, लॉक करिए आप लोग, बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, कि कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है कौन सा भाई, जिला अग्रणी है यहाँ पर। बिहार और बॉम्बे है, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। तो कच्चे तेल की जब बात की जाए तो आप लॉक करेंगे किसको, डी ऑप्शन को, कि गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के लिए उत्पादक है। क्लियर,
प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। प्रश्न नंबर 15, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। कारण क्या है? कारण आर क्या कह रहा है कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें बताइए ए और आर दोनों सही है या फिर ए सही है आर गलत है, क्या लॉक करेंगे आप लोग? तो झूम खेती आपकी कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में होती है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में होती है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खरपतवारों को उखाड़ते नहीं हैं, काट के जला देते हैं। खरपतवार में जितने भी आपके बांस हो गए और जो भी रहते हैं खरपतवार पेड़ पौधे, उनको क्या करते हैं? काट के जला देते हैं और जलाने के बाद उनकी जो राख होती है उनको मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लॉक क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करती है। ठीक है, कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अभिकथन से आपका प्रश्न पूछा जाता है और अभिकथन आपका सबसे ज़्यादा आसान है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, कैसे? बताइए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, कैसे? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, बच्चा अगर प्रश्न कर रहा है भाई तो आप क्या करेंगे? उसकी जिज्ञासा को आप प्रेरित करेंगे, बढ़ाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? झटके से अपनी गर्दन को, जब झटके से अपनी गर्दन की बात करें तब आप कौन सा विकल्प लॉक करेंगे? और जब पूछा जाए कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है, तब आप क्या लॉक करेंगे? क्या उल्लू लॉक करेंगे, फिर मैना लॉक करेंगे? जब झटके की बात की जाए तब आपका क्या हो जाएगा? मैना लॉक हो जाएगा। और जब 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकने वाला पक्षी, अपनी गर्दन को क्या करता है? पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी क्या है? उल्लू है। यहाँ पर आंसर आपका क्या लॉक होगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मैना। प्रश्न नंबर 18, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, आप लोग लगातार आंसर करें, बहुत अच्छा भाई। प्रश्न नंबर 18 क्या है? एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? बताइए। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक या फिर उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। अगर एक ही फसल को आप बार बार उसी खेत में उगाते हो, अगर एक फसल, अगर आप जो है गेहूँ बो दिए और बार बार उसी खेत में आप गेहूँ बो रहे हो, तो वहाँ की मृदा कैसी हो जाएगी? बताइए, कैसी हो जाएगी? और उसके साथ साथ आप रसायनों का खूब सारा प्रयोग भी कर रहे हो, तो मृदा उससे क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मृदा अगर बार बार फसल उगाने से, बहुत सी रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? हाइड्रिला, सिंघाड़ा, नागफनी, जलकुंभी। सिंघाड़ा को तो लगाया जाता है ना, सिंघाड़ा को लगाया जाता है, लेकिन तेजी से वृद्धि करने की बात की जाए तो आपका हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी। जलकुंभी जिस तालाब या सरोवर में रहती है उस जगह को बहुत तेज़ी के साथ कवर कर लेती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बात की जाएगी सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करने वाली, आपकी हो जाएगी जलकुंभी। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण अध्ययन में आप किस विधि से सीखते हैं? हिंदी में आप जटिल से सरल की ओर सीखते हैं, जो चीज़ें आप नहीं जानते, ठीक है, जो चीज़ें आप नहीं जानते उसको आप आसान बनाते हैं। और पर्यावरण में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो पर्यावरण अध्ययन में किस युक्ति द्वारा सीखते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें आप जानते हैं और जो नहीं जानते उस माध्यम से सीखते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों?
जो चीज़ें आप उदाहरण से नियम की तरफ, आप जो चीज़ें जानते हैं, जिसका आपको ज्ञान है और जिसका आपको ज्ञान नहीं है वो चीज़ें आप सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक नहीं है। फटाफट से आप लोग आंसर करिए कि 6 विषयों में से एक नहीं है। चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अच्छा, 6 विषयों में से एक है। देखो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है कि 6 विषयों में से एक है। 6 थीम में से एक कौन सा है आपका, बताइए। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, डी ऑप्शन को यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। खोजने के पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। लॉक करिएगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया। जब बच्चों को आप गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, शिक्षा कैसी होगी, वो चाहे आपका जो है सीडीपी होगा या फिर ईबीएस होगा, तो शिक्षा कैसी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के द्वारा आप सिखा रहे हैं चीज़ों को, इसलिए हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, बाल केंद्रित है। जब बच्चों को आप गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं, खोजने के अवसर दे रहे हैं, तब आपका हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्लियर। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह ढूंढना है। बताइए मच्छर से क्या क्या फैल जाता है। मच्छर से मलेरिया होता है, और कहते हैं मच्छर से डेंगू हो गया, मुझे डेंगू बुखार हो गया है, तो किससे हो गया, मच्छर से हो गया। चिकनगुनिया हो गया, किससे हो गया, मच्छर से हो गया। क्या मच्छर से आपका हैजा होता है, हैं? या फिर HIV कह लीजिए। और यहाँ भी देखिए आपका कट गया, HIV एड्स हो गया। यहाँ पर भी मियादी बुखार, हैजा है, ये भी भाई ये तो या क्या है आपका, एक ये ऑप्शन है। यहाँ पर मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव है। ये ऑप्शन यहाँ आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम, आप लोग लाइक नहीं करते। अगर वीडियो सही ठीक लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है। मिथ्या का उदाहरण है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। बताइए महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है, यह एक क्या है। अगर यहाँ पर प्रश्न आता कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, उसके पिताजी ने कहा कि लड़कियों की तरह तुम क्यों रोते हो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह कैसे है, ये है रूढ़िबद्ध धारणा, लैंगिक पूर्वाग्रह है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह क्या है भाई। आप लोग बताइए, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों देख रहे हैं, बॉयज़ गर्ल, तो ये सही है या फिर गलत है। बताइए रूढ़िबद्ध धारणा है क्या, या फिर अंधविश्वास है, मिथ्या क्या, वैज्ञानिक तथ्य है, क्या है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई अवधारणा नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसा है। ठीक है, तो यह गलत है, मिथ्यक है। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। वाष्पीकरण विषय आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि बच्चे जो है बच्चों के विभिन्न सोच का आकलन करें। जब सोच का आकलन करेंगे तो उसके लिए कौन सा प्रश्न सटीक रहेगा। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कर कीजिए, या फिर जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। हो सकता है बच्चा लिख ले। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जब आपको क्या करना है, बच्चों की सोच का आकलन करना है। जब बच्चों की सोच का आकलन करना है तो आप कैसे प्रश्न का नमूना तैयार करेंगे कि आप बच्चों से क्या करेंगे कि अगर क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, क्या होता यदि जल नहीं होता, तो बच्चे क्या करते, सोचेंगे उस पर, और सोचेंगे और विविध प्रकार के आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि विविध पूछा गया कि विविध सोच का आकलन करना है, तो बच्चे
जितने बच्चे उतने तरह के आंसर। और ये सबसे जो है सटीक आंसर क्वेश्चन होगा कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, कि क्या होता अगर जल नहीं होता। तो बच्चे अपने अपने विचार क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे कि हम नहा नहीं पाते, पानी पी नहीं पाते, जीवित नहीं रहते, क्योंकि जल ही जीवन है। बहुत तरह के आंसर आते हैं और बच्चों की सोच का आकलन करना है, तो इससे बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर सूची बनाना है, लाभ लिखना है, नामित करना है, तो ये सब लेखन कौशल है। लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न करना है तो आपका सी ऑप्शन ही पॉजिटिव होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है भाई। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं क्या। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। लॉक करिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, कि परिवार एक इकाई है। देखो, परिवार में एक परिवार होता है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। परिवार 2 प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हों। संयुक्त परिवार होता है जिसमें मम्मी, पापा, दीदी, भैया, दादा, दादी सभी हों, है ना। जॉइंट फैमिली होता है। तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो यह सही नहीं है। ठीक है, यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं। अभी आपने आगे क्वेश्चन लगाया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दूसरा है, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रहते हैं, उनका उस जंगल में और उस जगह पर, उस भूमि में, उसमें पैदा होने वाली जो भी वनस्पतियां हैं उन पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या फिर संविधान में लिखा गया है, भारतीय जंगल अधिनियम या फिर जंगल अधिकार ने। जब जंगल की बात की जा रही है तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में यह लिखा गया है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वनस्पतियों पर अधिकार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत लॉक करिएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, जब कोई सपेरा अपने वाद्यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उनके विचार से सांप वाद्यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। जब कोई सपेरा अपनी बीन बजाता है तो सांप क्या करता है, आके सामने लोटने पोटने लगता है। भाई क्यों करता है, उनकी ध्वनि को सुनकर, है ना, उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, क्यों करता है। आपके विचार से वाद्यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, उस वाद्यंत्र की गति को देखकर करता है, या फिर उस वाद्यंत्र द्वारा, ये भी कह सकते हैं कि उस बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्यंत्र को सूंघ कर, या फिर वाद्यंत्र की ध्वनि को सुनकर। बताइए, क्या सांप को सुनाई देता है। सांप के कान होते हैं, जिस प्राणी के कान होंगे वो क्या देगा, वो एक शिशु को जन्म देगा, एक बच्चे को जन्म देगा। लेकिन सांप क्या है, सांप के तो कान नहीं होते ना। सांप के कान होते हैं क्या, शरीर पर बाल होते हैं। जब नहीं होते बाल तो क्या उसको, जब कान नहीं है तो क्या उसको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। तो बीन की आवाज़ वो कैसे सुनेगा। वो जो कंपन होता है ना, जो बीन की जो कंपन होता है उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है।
यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है, या जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और 40 वर्षों में 7 से 8 वृक्षों पर ही जा पाता है। ठीक है, या भाई किसकी बात की जा रही है, या कौन सा पशु है, पशु को आपको पहचानना है कि यह पशु कौन सा है। स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी है, पैंडा है, या फिर क्या है, स्लॉथ, ए ऑप्शन। सभी का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही हैं, स्लॉथ। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती का मतलब क्या होता है, झूम खेती। अगर झूम खेती आए या फिर स्थानांतरित खेती आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि झूम खेती को ही स्थानांतरित खेती कहते हैं। और स्थानांतरित खेती करने का रिवाज किस क्षेत्र में है, तो आप सभी को पता है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 31, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। ईबीएस में क्या होता है, ईबीएस में बच्चों को जो है पाठ्यक्रम से बाहर की दुनिया से जोड़ना है, पाठ्यक्रम से बाहरी जीवन से जोड़ना है और समृद्ध वातावरण देना है। तो इससे तात्पर्य क्या है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यक्रम से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या फिर पाठ्यचर्या से बाहर जाना। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक से बाहर आपको जाना है। कि बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही ना निर्भर रखिए, आप पाठ्य पुस्तक से बाहरी चीज़ें भी, बाहरी दुनिया की चीज़ें भी उनको दिखाइए, सिखाइए, वास्तविक दुनिया से जोड़िए। ये ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा, विद्यालय में मिड डे मील समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मिड डे मील, मिड डे मील जिसमें क्या करते हैं, खाना भोजन प्राइमरी में लोग खाने जाते हैं, है ना, तो क्या है भाई मिड डे मील, दोपहर के समय। इसका शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है भाई। क्यों लेना देना, अगर मिड डे मील शुरू हुआ है तो इसका लेना देना होगा, तभी तो शुरू हुआ है। यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या फिर यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है कि आधा घंटा तो खाने में निकल जाता है। बताइए, लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 32 लॉक करिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, या फिर शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल लेना देना नहीं होता तो भाई मिड डे मील शुरू क्यों होता। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट है, क्या उन्हीं बच्चों के लिए है जो खाली पेट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निगेटिव आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रासंगिक है वो है कि यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। भाई बच्चे उसके माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं, उनको समय मिलता है सीखने का, तो इसलिए अवसर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रोत्साहन, अवसर, ये सारी चीज़ें। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं लादना है, बच्चों को बोझ के बिना सिखाना है। तो यह क्या बताता है, स्कूल बैग का कम वजन हो जाए, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या करनी, या फिर आबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। आज आजकल देख रहे हैं, आजकल स्कूलों में देख रहे हैं जितने बड़े बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे, और उससे ज़्यादा उनका भार होता है बैग का, ठीक है। लेकिन बोझ के बिना सीखने का क्या मतलब है कि आबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं लादना। बोझ लादने का मतलब कि वो गृह कार्य का बोझ नहीं लादना, इतना उनके ऊपर बर्डन नहीं लादना है कि जिससे
उनका जो है विकास ना हो सके, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि जितने बड़े बच्चे ने उससे बड़ा उनका बैग, कितना बोझ लाता जाता है ना। प्रश्न नंबर 34 देखेगा, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है भाई? ग्रुप में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो आपको किस में सीखना है? आपको समूह में सीखना है। जब समूह में सीखना है तो प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। देखो, अलग करना, आप जो है अलग नहीं कर सकते, अगर अलग कहीं दिखता है तो आपका निगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव आपका है सी ऑप्शन। समावेशी शिक्षा के अनुसार प्रत्येक बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है आरटी एक्ट 2009 के तहत। तो अलग समान बच्चा हो या फिर विशिष्ट बच्चा हो, अपंग बच्चा हो, विकलांग बच्चा हो, अपंग में आपका विकलांग बच्चा भी आ जाता है, तो किसी भी बच्चों को अलग शिक्षा नहीं प्रदान करनी है। जहाँ पर अलग की बात की जाए, जहाँ पर वर्गीकृत की बात की जाए, वहाँ पर आपका समझ लीजिए ऑप्शन गलत है, कभी भी आप लॉक नहीं करिएगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव, आंसर निगेटिव लॉक करिए कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। अच्छा बताइए, एकीकृत क्या होता है? एकीकृत की शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा क्या होती है? तो एकीकृत का मतलब होता है कि जिसमें जो है समान विशिष्ट बच्चों के साथ साथ समान बच्चे, या फिर आप कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी बच्चों के अनुभव को आप प्राथमिकता देते हैं। सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी एक विद्यालय में, नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार दिलाते हैं, वही आपका होता है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अपंग बच्चे और सामान्य बच्चे, दोनों बच्चे एक ही साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें, वही आपका एकीकृत शिक्षा होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन पॉजिटिव है, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन भी पॉजिटिव है। लेकिन आपका निगेटिव क्या है? निगेटिव है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव है। अगर एकीकृत शिक्षा कहीं भी पूछा जाता है तो आप लोग निगेटिव नहीं मारिएगा, ये पॉजिटिव है एकीकृत शिक्षा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी कि ब्राज की चीज़ें बनाते हैं, कि कांसे की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन कौन सा चुनिए? कांसा, यहाँ पर बात की जा रही है कि कांसे की चीज़ें उपयोग बनाते थे, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए कि कांसा किससे बनता है, किसका मिश्रण होता है? यह तांबे यानी कि कापर, जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है, या तांबे, कापर और टिन का मिश्रण है, यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, या फिर यह पीतल और तांबे का मिश्रण है? तांबा, तांबा तो आप कह सकते हैं, ठीक है, तांबा तो कह सकते हैं, लेकिन पीतल नहीं कह सकते, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन कि यह तांबे और टिन का मिश्रण है, ठीक है। ये जो कांसा होता है ये तांबा और टिन का मिश्रण है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आदिवासी हजारों साल की बात है, तो हजारों साल पहले तांबा और टिन जो है, टिन से ही चीज़ें बनती थी, उसके बाद पीतल वगैरह ये सब सारी चीज़ें आई। प्रश्न नंबर 37, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उपला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? आप सभी को पता है सी केरला, ठीक है, केरल का। प्रश्न नंबर 38 देखेगा, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिसे रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले
शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ को रेत के टीले कहा जाता है? भाई कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आबू धाबी में, पाया जाता है आबू धाबी में। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव, माझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। फिर बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। आपका आंसर क्या होगा? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं क्रियाकलाप। किसके साथ? किसके साथ क्रियाकलाप कर रहे हैं? तो शिक्षक के साथ कर रहे हैं। जब शिक्षक के साथ क्रियाकलाप कर रहे हैं तो बच्चों को गतिविधियों में शामिल कौन कर रहा है? शिक्षक शामिल कर रहा है। तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने और अनुभव माझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 देखेगा। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? लॉक करिएगा यहाँ पर कि इसमें से कौन सा दूसरों से भिन्न है। कछुआ कहाँ होता है? आपका पानी में पाया जाता है। ठीक है। घड़ियाल पानी में होता है। कछुआ आपका पानी में दिखता है। मछली पानी में। क्या कौवा भी पानी में दिखता है? जब कौवा पानी में दिखता है भाई सबसे अलग क्या है? ये डी ऑप्शन लॉक करिएगा। डी ऑप्शन अलग है। अभी तक आपने 40 प्रश्न लगाए ईवीएस के। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करने वाले हैं, लगाने वाले हैं 40 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी का। तो आप लोग अपनी तैयारी का स्कोर बताइए और स्कोर करिए। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? यहाँ पर बात किसकी की जा रही है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? ए ऑप्शन है कविता दोहराने पे, कि वाइगोस्की का विचार है कि कविता को दोहराओ, कहानी सुनने में, या फिर कार्यपत्रकों को, वर्कशीट जिसे बोलते हैं, परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोस्की का विचार क्या है? वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा बच्चों का विकास होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर किसके साथ लॉक होगा? तो डी ऑप्शन के साथ। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन लॉक होगा। जब भी वाइगोस्की की बात की जाए तब आप क्या लॉक करेंगे? तो सामाजिक अंतःक्रिया या फिर परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता? किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता? ए ऑप्शन है जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, या फिर सिर्फ विद्यालयों में। यहाँ पर बात की जा रही है कि किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसा कौन सा माहौल बच्चों के साथ क्रिएट किया जाए कि जिससे उनको सीखने के लिए ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ विद्यालयों में, या फिर केवल, यहाँ पर केवल आपका निगेटिव होता है। सिर्फ यहाँ पर भी लगा है कि सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, कि मातृभाषा सीखने की आप स्वतंत्रता दीजिएगा तो बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा सीखने में। लेकिन बात यहाँ पर सीखने की जा रही है, अधिगम की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन कि जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो वहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं,
निरर्थक होते हैं या फिर बाधक होते हैं। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 1 से 5 की बात की जा रही है। तो 1 से 5 में बच्चा क्या है, बहुत छोटा है, और आप क्या देखते हैं कि उनकी जो पाठ्य पुस्तक होती है, कार्टून, भाषण, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें, सिंपल सी बात है, अगर बच्चों में पाठ्य पुस्तक में या फिर आप माहौल में कार्टून का बनवाते हैं तो उससे क्या होगा, वो पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा, बच्चों की भाषा सीखने में सहायक होगा या फिर बाधक होगा, अनुपयोगी होगा, निरर्थक होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कि सहायक होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सहायक। कार्टून क्यों बच्चों को दिखाया जाता है? क्योंकि भाषा सीखने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? अध्यापिका जो है पहले क्या कर रही है, संज्ञा को आप अध्यापिका पढ़ा रही है, जिसमें पहले वो संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? तो विधि कौन सी होती है आपकी? आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले क्या होता है, उदाहरण, उसके बाद नियम। ठीक है, उसके बाद नियम, कि पहले उदाहरण उसके बाद नियम बताना। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम से उदाहरण की तरफ। ठीक है, नियम से उदाहरण की तरफ। अब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि संज्ञा की परिभाषा बताती है। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा हमेशा नियम के अंतर्गत आता है और रटने पर बल देता है। और उदाहरण आपका प्रस्तुत कब होगा? जब नियम के बाद। तो यहाँ पर उदाहरण तो बाद में बता रही है, पहले वो नियम बता रही है, नहीं कि परिभाषा बता रही है। तो इसका मतलब वो कौन सी विधि अपना रही है? तो निगमन विधि। ठीक है, यहाँ पर निगमन विधि हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर पहले उदाहरण होता उसके बाद नियम होता तब आपका आगमन विधि होता। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, आप क्या करेंगे? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में मातृभाषा में बात करती है, आप क्या करेंगे? आपका मतलब आप शिक्षक हो, आप क्या करेंगे उस नेहा के प्रति? तो ए ऑप्शन है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। बी ऑप्शन है उससे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। सी ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। और डी ऑप्शन है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आंसर लॉक करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। बच्ची क्या है, बच्ची बहुत छोटी है और वो मातृभाषा का प्रयोग कर रही है कक्षा में। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे डांटेंगे दंड देंगे, आपका निगेटिव होता है। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाएंगे, निगेटिव है। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये भी क्या है, निगेटिव है। बात किसकी की जा रही है, आपकी की जा रही है। तो आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। और भी लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग जुड़ जाएं, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी भाई बहन हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कौन सी भाषा होनी चाहिए, या फिर उसके अलावा कौन सी भाषा होनी चाहिए?
त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा या हिंदी भाषा होनी चाहिए? हिंदी या अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए? अंग्रेजी या फिर विदेशी भाषा होनी चाहिए? जब त्रिभाषा सूत्र के अनुसार बात की जा रही है तो स्कूल में जो पहली भाषा होनी चाहिए वह कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए या फिर बच्चों की स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा। जो बच्चा अपनी माँ से सीखा हुआ भाषा, जो स्थान से जिस स्थान पे वो रहता है उस स्थान की भाषा होनी चाहिए पहली भाषा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, भाषा सिखाने का सही क्रम है। भाषा सीखने और सिखाने का सही क्रम, सीखने का नहीं कह सकते आप, भाषा सिखाने का सही क्रम, क्योंकि भाषा को आप सीख सकते हो क्या? आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल को आप क्रम से सीख सकते हो? बिल्कुल नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसलिए भाषा सिखाने का सही क्रम बताइए क्या होगा? लॉक करिएगा। बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना या फिर लिखना, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है? श्रवण करना, वाचन करना, पठन करना और लेखन करना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा कि भाषा सिखाने का सही क्रम होता है शुभोपाली। श्रवण करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभोपाली। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डॉट डॉट और डॉट डॉट के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डॉट डॉट और डॉट डॉट के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर में बच्चा क्या है? बहुत छोटा है। यहाँ पर प्रारंभ की यानी कि प्रारंभ की बात की जा रही है। जब बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय में एंट्री लेता है और उसको कोई पेन मिल गई, कोई पेंसिल मिल गई और कॉपी मिल गई तो क्या करता है? वो आड़ी टेढ़ी रेखा बनाता है, आड़ी टेढ़ी रेखा बनाता है। और जो आड़ी टेढ़ी रेखा बनाता है वही क्या होता है? रेखांकन और चित्रांकन। यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप बच्चों को, छोटे बच्चों को पेंसिल पेन दे दीजिए, वो आड़ी टेढ़ी रेखा बना देंगे और जो आड़ी टेढ़ी रेखा बनाते हैं वही उनका रेखांकन और चित्रांकन लेखन कौशल के अंतर्गत आता है, क्योंकि छोटा बच्चा लिख नहीं सकता तो वही करेगा, वही लेखन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, या फिर कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? लॉक कीजिएगा आप लोग। विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या होते हैं? जिन्होंने यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक किया है वो बिल्कुल सही है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। बी ऑप्शन, जिन्होंने बी ऑप्शन लॉक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप ए ऑप्शन को देखिए कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। जब बच्चे चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखेंगे, अगर उनको चारों कौशल आएगा तो विद्यालय क्यों आएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर विद्यालय आने से पहले की बात की जा रही है। कोरी स्लेट होते हैं, बिल्कुल गलत कि बच्चे कोरी स्लेट, भाई ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को कुछ नहीं आता। भाषा का समुचित उपयोग करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, ये भी क्या है? समुचित उपयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। उनकी भी अपनी भाषा होती है और जो मातृभाषा होती है, क्योंकि जिस भाषा में वो जिस परिवार में पढ़ रहे हैं उनकी अपनी भाषा है और उस भाषा की उनकी नियमबद्ध व्यवहारिक कुशलता होती है, तो उसके साथ वो विद्यालय में एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा।
प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है। सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, वह संभवतः किस विकार से ग्रस्त है। होता है ना कि हम आपस में जब अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाई करने लगें तो क्या होता है, अटकते हैं। दूसरों को बन जाएंगे, दूसरों के लिए क्या बन जाएंगे, एकदम ज्ञानी बाबा। दूसरों को इतना ज्ञान दे देंगे कि अगला क्या समझेगा कि इससे ज़्यादा समझदार इंसान कोई नहीं है। लेकिन पढ़ने और की बात की जाएगी तो उसमें क्या है, एकदम जीरो। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में तो ठीक है, लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, वह संभवतः किस विकार से ग्रस्त है। भाई पढ़ने की बात की जा रही है कि जब पढ़ते समय अटकता है, तो जब पढ़ते समय अटकता है तो पठन को भाई किस में आता है, पठन विकार। पठन विकार किस में आता है आपका, डिसलेक्सिया। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, डिसलेक्सिया से वो ग्रस्त है। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 जो आपके भाषा से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। भाषा सदैव होती है, भाषा सदैव होती है, कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, कभी कभी अर्जित और कभी कभी जन्मजात होती है, ए व बी दोनों। तो भाषा सदैव होती है। भाषा कैसी होती है, भाषा क्या आप जो है जन्म से ही बात करने लगते हो, जन्म से ही आपको भाषा का ज्ञान होता है। जन्मजात का मतलब क्या होता है, जब माँ के गर्भ में ही होते हो तभी क्या माँ के गर्भ के साथ आपको भाषा आती है। अर्जित का मतलब होता है जब आप भाषा को अर्जित करते हो अनुकरण के द्वारा, है ना। अनुकरण के द्वारा जब आप भाषा को अर्जित करते हो, भाषा आपकी परिवर्तनशील होती है। और यहाँ पर जन्मजात का मतलब है जन्म से लेकर, क्या आप भाषा को जन्म से लेकर आते हो, गर्भावस्था से ही, गर्भ के दौरान ही आप भाषा बोलने लगते हो। तो यहाँ पर है जन्म से लेकर। और अर्जित का मतलब होता है जो आप वातावरण में अर्जित करते हो। ठीक है, तो भाषा सदैव कैसी होती है, भाषा आपकी परिवर्तनशील होती है। भाषा आपकी परिवर्तनशील होती है, समय के साथ बदलती रहती है। हर कंडीशन में आपकी भाषा बदलती है, एक जैसे तो हर जगह आप नहीं बोल सकते। समय के साथ आपकी भाषा बदलती रहती है, आप भाषा को अनुकरण के द्वारा अर्जित करते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी भी आप जन्मजात को नहीं मारिएगा। जब वहाँ पर चौमस्की दिया गया हो कि चौमस्की के अनुसार, तब आप वहाँ पर लगेगा आपका कि चौमस्की के अनुसार भाषा जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर चौमस्की नहीं है कि भाषा सदैव होती है, तब आपका अर्जित होगा कि भाषा सदैव अर्जित की जाती है। अर्जित यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा कि वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। तो आपका कहानी और कविता, एक सेकंड, क्या है, गद्य और पद्य। आपका कहानी किस में आता है, कहानी किस में आता है, आपका कहानी आपका आता है गद्य में, और कविता किस में आता है, पद्य में आता है। क्यों आता है, क्योंकि आप कविता जो होती है वो लयबद्ध होती है, उसको लयात्मक रूप से गा सकते हैं बिना बोलकर कविता जो होती है वो बोलकर हम पढ़ सकते हैं। बोलकर, बिना बोले हम कविता को नहीं पढ़ सकते, लेकिन कहानी को हम मन में भी पढ़ सकते हैं। बिना बोले भी उसको, कहानी को हम पूरी कहानी को समाप्त कर सकते हैं बिना बोले। तो इसलिए यानी कि
मौन रहकर भी हम कहानी को पढ़ सकते हैं। तो यह भाई कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? तो पद्य में आपका कौन सा वाचन प्रयुक्त नहीं होता? कहानी में आपका मौन वाचन प्रयुक्त होता है, लेकिन कविता में आपका मौन वाचन प्रयुक्त नहीं होता है। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कहानी को हम बिना बोलकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कविता को हम मौन रहकर नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। नहीं समझ आया? समझ गए? देखो कहानी क्या होता है, कहानी को हम बिना बोले भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं बोलेंगे तब भी हम कहानी को पढ़ सकते हैं एकदम मौन रहकर, लेकिन कविता बिना बोले आप नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर पूछा परंतु पद्य में नहीं प्रयुक्त होता है, तो पद्य में मौन वाचन प्रयुक्त नहीं होता है। पद्य में मौन रहकर कहानी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। बहुत अच्छा। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख आर्टिकल 21A में है, अनुच्छेद 443 में, अनुच्छेद 334 में, फिर अनुच्छेद 343 में। यहाँ पर देखिए 443 और यहाँ पर 343। लॉक कीजिएगा कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को 1949 में, यानी कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी। किस आर्टिकल के तहत? यहाँ पर यही पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत हिंदी जो है राजभाषा बनी। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और यहाँ पर है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? लॉक कीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 से 351 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा बनी। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 14। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? गांधी जी द्वारा। बुनियादी शिक्षा में आपका तालीम योजना भी शामिल है। तालीम योजना, तालीम शिक्षा कह सकते हैं, तालीम योजना कह सकते हैं। तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? आप सभी को पता होगा, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही हैं। प्रश्न नंबर 15। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होगी? अगर बच्चों का लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी? पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, कि बच्चा जो है पाठ में पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेगा, क्या ये बेस्ट रहेगा? क्योंकि यहाँ पर कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, की सुंदर भाई लेख लिख रहा है वो, अपने अनुभव को लिखना है, स्तुत लेख सुनकर लिखना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, अपने अनुभव को लिखना। अगर बच्चा अपने अनुभव को लिख रहा है और तो आप लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि अपने अनुभव को बच्चा लिख रहा है और जो अपने अनुभव को लिख रहा है इससे पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना या फिर कुशल वक्ता बनाना।
जब भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा जाता है तो हिंदी पढ़ रहे हैं आप तो हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। साहित्य, बच्चा छोटा है, साहित्य का ज्ञान उसको साहित्य से परिचित नहीं करा सकते। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा और लॉक करिएगा आंसर कि भारत बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। अगर बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा दे रहे हैं तो इसका माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा या फिर द्वितीय भाषा। बच्चा बहुत छोटा है, प्राथमिक प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है यहाँ पर। लॉक कीजिएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बहुत ही इजी प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन मातृभाषा। बच्चा मातृभाषा से लैस होता है तो इसलिए बालक को मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, ए ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 प्राथमिक स्तर पर भाषा चाहिए, शिक्षण की प्राथमिकता हो। क्या प्रश्न कैसा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता चाहिए, यहाँ पर गलत है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। को आप लोग चाहिए बना लेना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, या फिर केवल बोलकर पढ़ने की। केवल वाला आपका ऑप्शन निगेटिव होता है तो केवल वाला कट गया। आपको बी और सी में लॉक करना है कि क्या आप लॉक करेंगे। प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है तो प्राथमिक स्तर में जब भाषा शिक्षण की प्राथमिकता की बात की जाती है तो क्या आप चित्रांकन क्षमता का विकास करेंगे बच्चों के अंदर? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। बी ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जब प्राथमिक का पूछा जाए तो उस हिसाब से आप लोग आंसर करिएगा कि प्राइमरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 1 से 5 की बात की जा रही है प्राथमिक लेवल। तो क्या बच्चे एक कर सकते हैं? क्या उसमें आप चित्रांकन का विकास कर सकते हैं आप लोग? तो उस हिसाब से आंसर करिएगा। इस हिसाब से नहीं आंसर करिएगा कि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक शिक्षक और शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो आपकी जो है योग्यता है उसके अनुसार आप जो है आंसर करेंगे। उसके अनुसार आपको आंसर नहीं करना है, आपको बच्चों को देखकर बच्चों के अनुसार आंसर करना है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाते हैं। और आप सभी के पास समय बहुत कम है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए और कॉन्फिडेंस बना के रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओनली कॉन्फिडेंस, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा इसी के साथ, और आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में, देखो आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा, बहुत सी संस्कृतियों वाली पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, यानी कि बहुत सांस्कृतिक वाली कक्षा है, बहुत सी संस्कृतियों के बच्चे वहाँ पर आते हैं, वैसी कक्षा है प्राथमिक लेवल की, ठीक है। तो बच्चों में आप भाषा अर्जित कैसे करेंगे? बच्चों में आप चाहते हैं कि बच्चे मैराथन हासिल कर लें, चाहते हैं कि बच्चा मैराथन हासिल कर ले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कक्षा क्या है? बहुत सी संस्कृतियों वाली है, और आप चाहते हैं कि बच्चा मैराथन हासिल कर लें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कैसा भाषा अर्जित करवाएंगे? उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं,
लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं या फिर धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो यहाँ पर लॉक क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है कि वो बच्चे उसे शुद्ध अशुद्ध में पहचानते हैं चीज़ों को, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते जानते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करना जानते हैं और धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करना जानते हैं। और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा? लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना गलत, और व्याकरण नियम हमेशा रटने पर बल देते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानेंगे। बच्चा बहुत छोटा है, प्राथमिक की बात की जा रही है, और बहुत सी संस्कृति और जैसे बहुभाषी कक्षा आप कह लीजिए, जब बहुभाषी कक्षा है तो आप क्या करेंगे? उसमें भाषा अर्जित कैसे कराएंगे? भाषा अर्जित करवाएंगे अनुकरण के द्वारा, ठीक है, अनुकरण के द्वारा आप कह सकते हैं। आपको अनुकरण कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, धीमे धीमे। अगर आपको महारत हासिल करना है, अगर आपको सीटेट में अच्छा नंबर लाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले थोड़ा थोड़ा करके तब जाके आप वहाँ तक पहुँचेंगे कि आप जो है, पहले आपका 2-4 गलत होगा, हो सकता है कि आप जो है कोई प्रैक्टिस उठाते हैं तो उसमें आपका 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके बाद आपका 5 क्वेश्चन गलत होता है, फिर 1 क्वेश्चन गलत होता है, उसके बाद आप पूरा प्रैक्टिस सेट में एक भी नंबर आपका नहीं करता है। तो महारत हासिल तो तब करेंगे आप जब आप पहले धीमे धीमे चीज़ों को प्रयोग करना सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। और अभ्यास किस पर बल देता है? आपके अनुकरण पर बल देता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भी लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करने की बात की जाए तो आप धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने में लगाइएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है? क्या होनी चाहिए? घर की भाषा जो आपकी मातृभाषा होती है, और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा वो आपकी हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कोई भी भाषा हो सकती है। उन दोनों भाषा क्या हो सकती हैं? सदैव समान होती हैं, समान हो सकती हैं, सदैव अलग होती हैं, सदैव टकराहट से गुजरती हैं। देखो सदैव के आप कंडीशन नहीं दे सकते हो, आप भाषा को कंडीशन नहीं दे सकते हो कि सदैव समान हो सकती हैं, ठीक, समान हो सकती हैं, सदैव समान होती हैं ये आप नहीं कह सकते, सदैव समान हो सकती हैं, ठीक है। आप कंडीशन नहीं दे सकते कि सदैव समान होती है, समान हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन निगेटिव, आंसर निगेटिव लॉक करेंगे। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, अगर बच्चा सुनता है तो इसका मतलब श्रव्य है, वो श्रव्य भाषिक है। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, अगर संवाद की प्रत्येक पंक्ति को दोहराते हैं तब भी वो खुद भी तो सुनते हैं, क्योंकि पंक्ति की बात की जा रही है, कविता की बात की जा रही है, और कविता को आप बोलकर बिना नहीं पढ़ सकते। जब बोल रहे हो तो आप खुद भी तो सुन रहे हो और भी बच्चे सुन रहे हैं। ये भी क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों विकल्प का अभ्यास करते हैं। जब बच्चा अभ्यास कर रहा है तब भी पॉजिटिव है, लेकिन आपका व्याकरणिक नियम क्या होता है? नियम हमेशा रटने पर बल देता है, और कहा गया है यहाँ पर विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, यही आपका निगेटिव है, और आंसर सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा, आंसर सी लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? जब भाषा आकलन की बात की जाए और पूछा गया कम प्रभावी है, भाषा आकलन, जब भाषा, एक बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हैं और पूछा जाता है कि सबसे कम प्रभावी वाला आपको लेना है, तो क्या हो जाएगा? कहानी कहना। क्या कहानी, अगर कोई कहानी कह रहा है तो क्या वो कम प्रभावी है? भाई कहानी लिखना उससे भी ज़्यादा प्रभावी है।
घटना का वर्णन करना, किसी भी घटना का आप वर्णन कर रहे हो उससे भी ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। अगर कोई बच्चा कहानी कह रहा है और आप कहानी को लिख रहे हो, है ना, कोई कहानी कह रहा है और आप उसको सुनकर लिख रहे हो, यही क्या है? आपका कम प्रभावी है, कम इफ़ेक्टिव है। ये क्या हो जाता है? सुनकर लिखना वही हो गया कि टीप लो, है ना, एक दूसरे का नकल कर लो, इसलिए आपका कर्म प्रभावी यही हो जाएगा, श्रुत कर लिखना। कहानी कहना बड़ी बात है, कहानी लिखना उससे भी बड़ी बात, और घटना का वर्णन करना ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन जो कम प्रभावी है, सुनकर लिखना, नकल करना, यही आपका कम प्रभावी है। प्रश्न नंबर 23 देखेगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता कक्षा में बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा भी करती है, तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कहानी सुनाती भी है, यानी कहानी पढ़कर सुनाती है। कहानी पढ़कर सुनाती है और चर्चा भी करती है, उस कहानी पे क्या करती है? चर्चा करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? कहानी सुनाने के समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध यानी रुकावट करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, या फिर सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कि सुनीता जो है अपने शिक्षक नहीं, यहाँ पर शिक्षक कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो सुनीता नाम की एक छात्रा है जो कि बच्चों को कहानी सुना रही है। तो सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, कि जो शिक्षक करते हैं उस रीति को वो निभा रही है। बिल्कुल क्या है? गलत हो जाएगा। कहानी पर यहाँ पर अवरुद्ध की कहानी पर चर्चा भाषा विकास को में रुकावट पैदा करती है। कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है। जब कहानी वो पढ़कर सुना रही है और चर्चा में बच्चों को शामिल कर रही है, तो उससे क्या होगा? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, कौन सा एक अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न का मतलब कि आपके 4 कौशल होते हैं। जब 4 कौशल होते हैं तो इन चारों कौशल में कौन सा भिन्न है? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल। लेकिन उच्चारण कौशल आपने देखा है, उच्चारण कौशल नहीं होता, होता है लेखन कौशल। लेखन कौशल, लेखन कौशल नहीं है, तो यहाँ उच्चारण कौशल। और यही क्या है? यही आपका भिन्न है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यही आपका भिन्न है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है, भाषाएं एक दूसरे के संदिग्ध में फलती फूलती हैं, कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिए, कोई भी भाषा, अगर आप हिंदी आपको आती है, हिंदी अगर आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, हिंदी आपको आती है, भाषा क्या हिंदी में क्या होता है? जटिल से सरल की ओर चलती है। हिंदी आपको आती है और अंग्रेजी आपको नहीं आती है, और आपके कोई शिक्षक अंग्रेजी को किस तरह पढ़ा दिए? हिंदी की तरह पढ़ा दिए, तो आपको अंग्रेजी आसान होगी कि नहीं? आसान हो गई ना। जब आसान हो गई तो आप कहते हो कि हमको अंग्रेजी हमारे शिक्षक हिंदी की तरह, बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ा दिए। तो कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है कि नहीं? तो आप हिंदी के माध्यम से ही तो अंग्रेजी को सीखें, तो बिल्कुल मदद करती है। इसलिए यहाँ पर निगेटिव है, तो आप कट गया। कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल प्रभावित करती है। जैसे हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई। यहाँ पर प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यहाँ पर है प्रत्येक भाषा
बदलती नहीं है, जबकि प्रत्येक भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। ठीक है, परिवर्तनशील होती है और भाषाएं एक दूसरे के संधि में फलती फूलती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही कथन की बात की। प्रत्येक भाषा एक दूसरे को प्रभावित करती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो बेहतर होता है और जल्दी होता है। इसका कारण क्या होता है? परस्पर प्रश्नोत्तर, के बच्चे एक दूसरे से प्रश्नोत्तर पूछते हैं। बड़ों की परिपक्व भाषा, ये कि बड़े हैं भाई, परिपक्व हैं, एकदम मिच्योर हैं, तो उनकी जो भाषा है इसके कारण। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, कि बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, इससे उनका भाषा विकास बेहतर होता है। परस्पर अंतःक्रिया, लॉक करिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, परस्पर अंतःक्रिया। जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें लोग ज़्यादा होते हैं। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो बच्चे को अवसर मिलता है, बच्चे को क्या मिलता है? अवसर मिलता है बातचीत करने का। तो परस्पर अंतःक्रिया होती है कि नहीं? तो परस्पर अंतःक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनका भाषा विकास बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्यपुस्तक हो, सरल साहित्य का चयन हो, भाषा समृद्ध परिवेश हो, परीक्षाओं का आयोजन है, परीक्षाओं का आयोजन है, तभी भाषा सीखेंगे। बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब उनको समृद्ध भाषा परिवेश हो। आप उनको भाषा परिवेश, यानी कि ऐसा परिवेश बन दीजिए जिससे वो, सिंपल सी बात है, भाषा सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि परिवेश, वो किस परिवेश में रहते हैं और आप उनको कैसा परिवेश क्रिएट करते हो, कैसा परिवेश उनको देते हो भाषा सीखने के लिए। बच्चा जिस परिवेश में जैसे रहेगा उसी में वो ढल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है परिवेश का, कि आप उनको कैसा वातावरण देते हो। प्रश्न नंबर 28, भाषा के विभिन्न कौशल को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? तो आपके कौशल कितने हैं बताइए? कौशल कितने हैं? 4 कौशल हैं। कौन कौन से आपके हैं? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। यहाँ पर बात की जा रही है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्या आप भाषा के चारों कौशल को क्रमिक, यानी कि क्रम से पढ़ा सकते हो, एकीकृत द्वारा पढ़ा सकते हो, उच्च या फिर निम्न? तो क्या आप चारों कौशल हैं, आपके चारों कौशल हैं, क्या आप इन चारों कौशल को क्रम से पढ़ा सकते हो? अगर आपको सबसे पहले श्रवण कौशल का पढ़ाना हुआ तो क्या आप बच्चों को सुनने के लिए ही कहोगे? तो बच्चा क्या सुनता ही रहेगा, बोलेगा नहीं? तो 4 जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, इनको आप क्रम से सिखा सकते हो, लेकिन आप क्रम से जो है बच्चों को जो है सीखने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चा क्रम से नहीं सीखेगा। बच्चा जो है लेखन कौशल भी पहले सीख सकता है, वाचन कौशल भी सीख सकता है, या फिर पठन कौशल भी सीख सकता है। तो बच्चा क्रम से कौशल नहीं सीख सकता। ठीक है, आप क्रम से कौशल सिखा सकते हो, लेकिन बच्चा क्रम से कौशल नहीं सीख सकता। तो आपका जो है विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की? तो क्रमिक में तो नहीं पढ़ा सकते, एकीकृत, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि एकीकृत द्वारा आप पढ़ा सकते हो, एक एक करके। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चों को उनके अनुभव के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर उनको कौशल पढ़ा सकते हैं। और बच्चा लेखन कौशल जो है पढ़ना चाहता है तो आप लेखन कौशल को, एकीकृत का मतलब ही होता है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा
क्रमिक तो कभी नहीं मारिएगा, जब क्रमिक की बात है कभी नहीं। एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन आप मार सकते हैं। एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा एक दूसरे से मिलती जुलती है, एकीकृत को आप लॉक करिएगा, लेकिन क्रमिक को कभी कि क्रम से आप बच्चों को नहीं सिखा सकते। प्रश्न नंबर 29, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की भाषा विकास करने में सहायक होते हैं। किसमें? कल्पनाशीलता में, अनुकरण में, लिखित अभिव्यक्ति में, मौखिक अभिव्यक्ति। अच्छा बताइए, भाषण कोई जो है कहता है ना, भाषण कोई देता है तो आप क्या करते हो? आप उसको सुनते हो, है ना, सुनते हो। और भाषण जो देता है वो क्या करता है? उसका मौखिक अभिव्यक्ति होता है। क्या वो लिखकर भाषण देता है? परिचर्चा चर्चा में शामिल करता है, तो क्या लिखकर चर्चा करता है? संवाद क्या लिखकर? जब लिखकर नहीं, ये तीन जो है भाषण, परिचर्चा, संवाद, ये आपके क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, जब मौखिक अभिव्यक्ति है तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि हम इसको लिख कर नहीं, मुंह से बोलकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन, अनुकरण नहीं करते, कल्पनाशीलता नहीं होता, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? व्याकरण किस पर बल देता है? व्याकरण की बात की जा रही है, तो पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवत आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने में। एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण का जो है, अगर बच्चों को दिक्कत है तो आप क्या करोगे? उनको अंत में नहीं, पढ़ाते समय या फिर दौरान। ठीक है, पढ़ाते समय या फिर पढ़ाने के दौरान, व्याकरण पढ़ाने के दौरान तुरंत उनका हल आप निकालो, यानी कि उनकी जो भी बिंदु हैं उनको आप स्पष्ट करो। पढ़ाते समय ही कर दो या फिर पढ़ाने के दौरान तुरंत, लेकिन अंत में नहीं कि पाठ के अंत में पूरा पाठ पढ़ा दो उसके बाद आप भाषा अभ्यास को पूर्ण कराने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर देखो व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, अंत में यहाँ भी है, कट गया है भी। बी और डी में लॉक करिएगा, क्या होगा? यहाँ पर देखो पढ़ाते समय है और यहाँ पर है दौरान, तो यहाँ पर लॉक क्या करोगे? बी और डी में क्या लॉक होगा? आप व्याकरण जो है पढ़ा रहे हो तो किस बिंदु पर बल देंगे भाई? पढ़ाते समय व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर बल देंगे या फिर पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने में? तो बिल्कुल यहाँ पर परिभाषा आपका निगेटिव हो जाता है, रटने पर बल देता है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब व्याकरण के बिंदुओं पर बल देना है तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर बल देंगे, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पूरा ऑप्शन पढ़िएगा ना, देखिए यहाँ पर परिभाषा भी लिखा है, पूरा ऑप्शन को देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 31, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो। देखो सरल और कठिन कुछ नहीं होता, सरल और कठिन पूछा जाए तो वो ऑप्शन आपका निगेटिव है। कविता शिक्षण आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि कविता को आप पढ़ा रहे हैं, कविता शिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे प्रश्नोत्तर पूछेंगे बच्चों से? जिनका एक ही उत्तर हो या फिर जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप कविता शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसे प्रश्न उत्तर पूछने चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। जब विभिन्न होगा तो बच्चे विभिन्न तरह के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, हिंदी भाषा की कक्षाओं में उच्चारण सीखने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है? उच्चारण सीखने के लिए आपने भी उच्चारण सीखे होंगे। उच्चारण, अगर आपको उच्चारण कराया जाता था तो आप क्या करते थे भाई? कैसे उच्चारण करते थे? अलगाव विधि के द्वारा, अनुकरण विधि के द्वारा, व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। उच्चारण कैसे सीखते थे आप? अगर आपको कोई कहानी पढ़ाई जा रही है, कोई कविता पढ़ाया जा रहा है, तो पहले क्या अध्यापक बोलता था?
उसके बाद आप लोग बोलते थे। जब क्या करते थे, उच्चार क्या करते थे, अनुकरण करते थे, है ना, अनुकरण करते थे। तो अनुकरण विधि हो गई कि नहीं, अनुकरण विधि, तो इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग होता है? आप दिन में सबसे ज़्यादा लिखते हो या फिर बोलते हो? दिन में आप कितना बात करते हो? वो चाहे फ़ोन से करते होंगे, ये चाहे एक दूसरे से बात करते होंगे, आप लिखकर बात करते हैं या फिर बोलकर बात करते हैं? बताइए, लिखित भाषा का जो है सबसे अधिक प्रयोग करते हैं या फिर सांकेतिक भाषा का, मौखिक भाषा का या फिर व्यवहारिक भाषा का? आप किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं? तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है मौखिक भाषा। ठीक है, डेली हम इतना ज़्यादा बात करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं, वो चाहे पढ़ने में बोलते हों, किसी से बात करने में बोलते हों, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है मौखिक भाषा। व्यवहारिक भाषा नहीं होती भाई। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, 3 ही आपकी भाषा होती है। तो इसलिए आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में कब तक चलता रहना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए या फिर कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, अगर किसी बच्चे का समस्या का आप उपचार कर रहे हैं शिक्षण में, तो वो प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? जब तक, यहाँ पर जब कर लीजिएगा, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए या फिर जब तक छात्र रुचि ले। अगर बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण की आप समस्या का समाधान करें तो क्या बच्चे उसमें रुचि लेंगे? जब तक विद्यालय में समय मिले या फिर जब तक अध्यापक चाहे। तो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन कि जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए तब तक आप जो है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगर उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया आप चला रहे हैं और बच्चों का पिछड़ापन दूर ही ना हुआ, उनके उन समस्या का समाधान ही ना हुआ, तो उपचार शिक्षण का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, सीटेट एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये 2011 से लेकर 2024 तक के प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। आपकी डेली क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है 10 PM, जिसमें आपका शिक्षा मनोविज्ञान कभी कराते हैं या फिर CD वो आपका EVS होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, ये सारी क्लासें होती हैं। तो डेली तो हम नहीं ले सकते इन सारे क्लासों को, लेकिन एक एक दिन हम आपको अलग अलग कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपके 40-50 क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस सेट रहता है आपका। अगर डेली आप लोग इतना क्लास जितना आप जो है क्लास लेकर आए हैं सीटेट की, अगर आप इतना क्लास आप डेली लेते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रश्न नहीं है जो 30 के बाहर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 30 के बाहर यहाँ पर आपको प्रश्न जाएगा। सारे प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? चित्रों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया मिलाने में सहायता करते हैं। बच्चों के दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं, या फिर चित्र बनाने वाले तथा शिक्षा की कला को सौंदर्यबोध की सराहना करते हैं। जो चित्र होता है पुस्तक में, जो चित्र दिया जाता है वो महत्वपूर्ण क्यों है? बताइए। अगर शेर का चित्र है पुस्तक में, शेर का चित्र है, तो क्या चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं? बिल्कुल। अगर शेर का चित्र है आप पुस्तक में बच्चों के, और पूछा गया पाठक भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में, और शेर का चित्र अगर पुस्तक में दिया गया है, तो बच्चा शेर को देखेगा, शेर के चित्र को देखेगा। तो अपरिचित चित्र, अपरिचित, ठीक है, बच्चा अगर भूल चुका है, भूल गया है, उसको याद नहीं है, उस चित्र से परिचित नहीं है, तो उसको याद करने की कोशिश करेगा और भाषा को समझने में मदद करती है ये चित्र। इसलिए जो है
चित्र कल्पनाओं संकल्पनाओं की जो है उत्पत्ति करती है। बच्चे जो है चित्र के माध्यम से अमूर्त चीज़ों की को समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बी नहीं होगा कि चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास पर क्या देखा, कि अपने आसपास में क्या देखा, क्योंकि यहाँ पर चित्र की बात की जा रही है। तो बच्चा अगर चित्र को देखेगा और वो देखेगा कि ये चित्र इस चीज़ का चित्र है, अगर नहीं भी जानता उस चीज़ को तो वो उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेगा। तो याद, यहाँ पर याद का मतलब है कि वो चित्र को देखकर याद करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, अभिकथन ये क्या कह रहा है कि भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता के उदाहरण से जुड़ा है। बिल्कुल, भाषा आपकी संप्रेषण क्षमता से जुड़ी हुई है, आपका पॉजिटिव है। तर्क क्या है, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका दोनों पॉजिटिव है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, भाषा आपके अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। बिना भाषा के द्वारा आप कुछ नहीं कर सकते हो, किसी से बातचीत नहीं कर सकते हो, लेखन कौशल ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 37, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं कहाँ? भाषा की संरचना का विश्लेषण करके अर्जित करते हैं, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके अर्जित करते हैं, उस भाषा के बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीख कर अध्ययन जो है, या फिर प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके भाषा अर्जित करते हैं। तो भाषा अर्जित कहाँ करते हैं? एक दूसरे से बात करके जो है अंतःक्रिया के द्वारा भाषा का उपयोग करके भाषा अर्जित करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, बहुत ज़्यादा कह लीजिए BIMP प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। हमारे देश की ... विविधता हमारा एक भाषाई ... है। साहित्यिक है चुनौती, भाषिक संबल है, भौगोलिक विस्तार है, या फिर भाषिक हथियार है। तो भाषा कभी भी हथियार के रूप में काम नहीं करती है, भाषा कभी भी चुनौती के रूप में काम नहीं करती। बी और सी में लॉक करिएगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन को बहुत बार कराए हैं, हर प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को लाते हैं ताकि आप लोग भूलो मत। अगर किसी क्वेश्चन को दोबारा से हम रिपीट करते हैं तो लाने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उस क्वेश्चन को आप लोग भूलो नहीं। अगर दो चार बार आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो एकदम माइंड में सेट हो जाता है। तो हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई क्या है? संबल है, इसलिए यहाँ पर लॉक हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक यहाँ पर गलत है, गलत यानी कि निगेटिव है। प्रश्न नंबर 39, गरिमा पेड़ को पैर बोलती है, पेड़ को पैर बोलती है, इस कारण उसके सहपाठी उसे बहुत चिढ़ाते हैं। इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है? कौन सा सिद्धांत है जो गरिमा की सहायता कर सकता है? बताइए। गरिमा पेड़ को क्या बोलती है? पेड़ को पैर बोलती है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो गरिमा को सहायता कर सकता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्या आप उसको स्वतंत्र छोड़ दोगे तो पेड़ बोलने लगेगी? स्वयं संशोधन का सिद्धांत, और स्वयं संशोधन का मतलब क्या होता है? अभ्यास। स्वयं संशोधन का मतलब क्या होता है? अभ्यास। ठीक है, तो ये जो अभ्यास होता है, ये कैसे होता है? बताइए, एक मिनट। ये जो अभ्यास होता है कैसे होता है? ये होता है हमेशा स्वयं संशोधन पर होता है। अगर किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो पेड़ का बार बार अभ्यास करेगी तो जो पैर बोलती है वो पेड़ बोलने लगेगी, तो स्वयं संशोधन का अभ्यास होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत मौखिक तथा लेखन कार्य का सिद्धांत नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन, स्वयं संशोधन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 40 देखिएगा।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डॉट डॉट की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। प्राथमिक स्तर 1 से 5 की बात की जा रही है। और प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती? क्वेश्चन निगेटिव है। किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती? शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की, बच्चों के पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की। तो कोई यहाँ पर सामाजिक श्रेणी है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, तो ये भी निगेटिव होता आपका। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, उसको जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकनी चाहिए। वो कैसे कपड़े पहन के आता हो, कैसे भोजन करता हो, किस पृष्ठभूमि से हो, पृष्ठभूमि से तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यही निगेटिव है कि बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो साथियों, आज के ये थे 80 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जम के शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज। और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर किया।